जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का ये थर्ड चैप्टर, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है बल्कि ये थर्ड चैप्टर है, कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि संचार माध्यम, इसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में बने हुए बेल यानी कि घंटी के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। संचार माध्यम, ये जो थर्ड चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। संचार के माध्यम के गाइडेड मीडिया यानी निर्देशित संचार माध्यम, बेतार संचार माध्यम यानी कि वायरलेस मीडिया और संचार की अवस्थाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है संचार के माध्यम। ठीक है, तो इससे पहले जो चैप्टर सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि संचार जब हम करते हैं, संचार क्या होता है कि अपने डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही संचार कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि संचार के कई माध्यम होते हैं कि डाटा को हम तार के द्वारा भेजते हैं, डाटा को हम तरंगों के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है, तो वही ये चैप्टर यहाँ पर आपको बताएगा कि संचार जो डाटा को भेजा जाता है वो किन किन माध्यमों से भेजा जा सकता है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है संचार माध्यम। लिखा है वे भौतिक मार्ग जिनके द्वारा डाटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करते हैं, उन्हें संचरण माध्यम कहा जाता है। ठीक है, मीन्स ऐसे रास्ते, ऐसे भौतिक मार्ग जिनके द्वारा हमारा डाटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदल जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार करता है, उसे हम संचरण माध्यम कहते हैं। ठीक है, ये दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है गाइडेड मीडिया, हिंदी में कहते हैं निर्देशित संचार माध्यम। दूसरा है अनगाइडेड मीडिया यानी कि अनिर्देशित संचार माध्यम। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं निर्देशित क्या होता है। निर्देशित संचार माध्यम में डाटा संचरण तारों के द्वारा होता है और अनिर्देशित संचार माध्यम में क्या होता है कि जो डाटा हमारा जाता है वो किसी भौतिक माध्यम से नहीं जाता है, बल्कि डाटा का संचरण तरंगों के माध्यम से होता है। ठीक है, समझ सकते हैं कि गाइडेड मीन्स हमारे पास एक मार्ग है, एक रास्ता है, वो तारों के द्वारा अपने डाटा को हम भेजते हैं, और अनगाइडेड का मतलब तार नहीं होंगे, सिर्फ हम तरंगों के माध्यम से डाटा को आगे भेजते हैं। ठीक है, अब पहला समझाया गया यहाँ पर निर्देशित संचार माध्यम। ठीक है, निर्देशित संचार माध्यम जो है जिनमें हम डाटा को तारों के द्वारा भेजते हैं, वो संचार माध्यम चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ओपन वायर यानी कि खुले हुए तार। आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन के पहले जो टेलीफोन के खंभे लगे होते, इनमें कि तार लगे होते थे और उन तारों के माध्यम से हमारा जो टेलीफोन का कनेक्शन लैंडलाइन का लिया जाता था, तो उन तारों के माध्यम से जैसे हम लोग लाइट का कनेक्शन लेते हैं, अपने एक केबल घर में ले जाते हैं, ठीक वैसे ही पहले टेलीफोन के भी खंभे और तार लगे होते थे जिनके माध्यम से हम डाटा को भेजते थे। ठीक है, तो खुले हुए तार लिखा है विद्युत तार खंभों पर लगे होते हैं। ठीक है, ये तार लगे हुए हैं और तारों में ध्वनि मीन्स जो शोर है, नॉइस है, विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण। ठीक है, यानी जो इसमें जो ध्वनि है वो आगे तक बढ़ती है और उसी ध्वनि से हमारे पास संचार का जो स्वरूप है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, देखें लिखा है इसमें बचाव
मतलब जो लाइट होती है उससे कोई सुरक्षा व्यवस्था इसमें नहीं होती है बचने की। खुले तार के रूप में किसी भी चालक तार का उपयोग किया जा सकता है। ध्वनि से बचाव का कोई रास्ता न होने के कारण इनका उपयोग अधिक दूरी के डाटा संचरण में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि तार खुले होते हैं और खुले तारों में ध्वनि टकरा सकती है, इसलिए बहुत दूर तक हम इस माध्यम से अपने डाटा को नहीं भेज सकते हैं और अधिकतम 20 फीट की दूरी में ही डाटा को हम भेजते हैं। ठीक है, पहला हो गया था खुले हुए तार, फिर दूसरा हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड मीन्स वही मुड़े हुए, लिपटे हुए, पेयर मीन्स जोड़े में, केबल मीन्स तार। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि ये जो तार है इसमें 2 चालक तार का उपयोग किया जाता है। इन तारों पर विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिखा दूं, ये तार बना हुआ है, ये मेन तार है, कोई चालक है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, जिससे आप लोग सिंपल सा तरीका समझ लो कि केबल जैसा होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं हमारे केबल जो होता है वो केबल टाइप में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नीचे तार हो, सबसे पहले नंगा तार होता है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है और फिर उसके ऊपर भी एक काला सा कवर चढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। तो तथा ये दोनों तार आपस में लिपटे होते हैं। इन दोनों तारों में से एक तार प्लस का होता है और दूसरा तार जो है वो माइनस का सिग्नल भेजने का कार्य करता है। दोनों तारों में अधिक से अधिक युग्म दिए जाते हैं ताकि इन दोनों तारों में कोई भी ध्वनि जो एक तार पर उत्पन्न हो दूसरे तार द्वारा नष्ट न की जा सके। ठीक है, मतलब इनमें जोड़ा अलग बनाया जाता है ताकि खुले तार न रहें और एक में जो ध्वनि पैदा की जाती है वो दूसरा तार उसकी ध्वनि को कहीं नष्ट न कर दे, इसलिए। ठीक है, ध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए इन युग्म तारों पर एक विशेष प्लास्टिक कोटेड कवच पहना दिया जाता है जिससे वे आपस में कोई भी क्रिया न कर सकें। ठीक है, फिर दूसरा है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये तो ट्विस्टेड पेयर केबल था, ये बिना शील्ड का यानी कि अपरिरक्षित विवर्तित युग्म तार। ध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए इन युग्म तारों पर एक विशेष प्लास्टिक कोटेड कवच पहना दिया जाता है। ठीक है, नीचे जो चित्र दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं ये अपरिरक्षित तार बना हुआ है और ये नीचे वाला जो है ये परिरक्षित तार। ठीक है, परिरक्षित युग्म तार। ध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए इन युग्म तारों पर इंसुलेटर की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इंसुलेटर जो है मेटल कह सकते हैं, उसकी एक परत इस पे चढ़ी होती है। ठीक, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या है, ये डाटा संचरण का सस्ता माध्यम है। इन तारों का प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल के संचरण में किया जाता है। ठीक है, कम दूरी के डाटा संचरण में किया जाता है इसका उपयोग किसी कार्यालय की एक शाखा के भीतर। ठीक है, ऐसे मान लो कोई ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच है, उसके अंदर कम दूरी का है तो वहाँ पर ये तार का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, अधिक दूरी तक डाटा संचरण के लिए इसमें रिपीटर तथा एम्पलीफायर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जब इसके सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं तो हमें रिपीटर या फिर एम्पलीफायर को लगाना पड़ता है जिससे कि सिग्नल में फिर से तीव्रता आ जाती है और आगे हम बढ़ाते हैं उसको, अगर ज़्यादा दूरी तक ले जाना है तो। थर्ड आया है समाप्त तार कोएक्सियल केबल। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, कोएक्सियल केबल जो है ये देखा जाए तो जैसा हम लोग अपनी टीवी में जो तार लगाते हैं, डिश का तार, डिश एंटीना जो तार आता है उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है, देखें लिखा है इसकी संरचना विवर्तित युग्म तार से अलग होती है, भिन्न होती है। विवर्तित युग्म तार की ही भांति 2 चालक तार होते हैं किंतु इसमें अंदर एक सीधा चालक तार होता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे चित्र इसका दिखाऊंगा, जिसके चारों ओर इंसुलेटर की एक मोटी परत चढ़ी होती है जो कि कुचालक का कार्य करती है जिससे ध्वनि कहीं कट न जाए। इंसुलेटर पर एक और चालक तार की जालीदार परत चढ़ी होती है जिससे बाह्य चालक तार कहते हैं। यह पूरी संरचना एक प्लास्टिक आवरण में बंद रहती है। ओके,
अब इसका उपयोग टेलीफोन संचार में होता है और टेलीविजन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जो टीवी में हम लोग तार यूज करते हैं वो कोएक्सियल केबल यानी समाक्ष तार ही होता है। आगे देखते हैं, इसका एक डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल सामने आपके देखते हैं। टीवी का तार बिल्कुल ऐसा ही होता है। सबसे पहले एक लंबा सा एक जो है वो कॉपर का तार होता है, सीधा सीधा बिल्कुल टाइट होता है। उसके ऊपर एक प्लास्टिक की रबड़ जैसी चढ़ी होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक कटिंग करके जो जालीदार एक तार एल्युमिनियम का चढ़ा होता है, ठीक। और उन सभी के ऊपर फिर एक ब्लैक जो है आवरण होता है प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का आवरण हो गया। सबसे पहले अंदर से देखते हैं, एक आंतरिक चालक तार हो गया। फिर ये इंसुलेटर की परत चढ़ी हुई है, व्हाइट कलर की प्लास्टिक जैसी होती है। फिर ये बाह्य चालक तार हो गया जो जालीनुमा होता है। उसके बाद आवरण हो गया बाहर का। ये हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो ये टीवी का ही जो एंटीना से कनेक्शन टीवी के लिए आता है उसी केबल का ये संरचना होती है। इसको हम हिंदी में समाक्ष तार और इंग्लिश में कोएक्सियल केबल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आया है प्रकाशिक तंतु, ठीक है। प्रकाशिक तंतु चित्र भी आपके सामने है। ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है। फाइबर मीन्स तंतु होते हैं, ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशिक। जैसे आपने ऑप्टिकल माउस देखा हो, उसके नीचे प्रकाश निकलता है, ठीक, लाइट रेड कलर की जलती है वैसे। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई ये। प्रकाशिक तंतु डाटा संचरण का आधुनिक माध्यम है। प्रकाशिक तंतु में बहुत पतले तथा लचीले कांच के तंतु होते हैं। कांच के तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं जो डाटा संचरण में सहायक होते हैं। इन कांच के तंतु को कोर भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, कोर है, ये कांच के तंतु है, इनको कोर कहा जाता है। कोर का व्यास लगभग 62.5 माइक्रोन होता है। व्यास आप लोग समझते हैं, व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। तो इसका व्यास जो है वो 62.5 माइक्रोन होता है, जबकि क्लैडिंग का व्यास लगभग 125 माइक्रोन होता है। क्लैडिंग इसके ऊपर वाला जो तार है वो हो गया, ठीक है। इसका व्यास कम होता है, इसका व्यास जो है वो ज्यादा होता है, 125 माइक्रोन होता है। क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक की एक जैकेट चढ़ी होती है, प्लास्टिक की जैकेट है, ठीक है। तो ये देखा जैसे नहीं साइंस होता है अनुप्रस्थ काट, कि बिल्कुल सामने से रखा ऐसे नहीं, गाजर को एकदम मूली को सामने से काट देते हैं या खीरा काट दिया जाता है गोल, तो सामने हमें क्या दिखाई देता है वो ये है, ये जो गोल दिखाई दिया गया ये कोर है। इसके ऊपर जो दूसरा वाला पोर्शन है वो क्लैडिंग है और सबसे ऊपर जो पोर्शन है वो क्या है, प्लास्टिक की जैकेट है। तो ये भी एक प्रकार का तार होता है जिसके माध्यम से हम डाटा का संचार करते हैं, ठीक है। प्रकाशीय तंत्र की मुख्य विशेषता परावर्तन होती है। परावर्तन क्या होता है, किसी भी धातु का वह गुण है जिससे या तो प्रकाश बाहर निकल जाता है या फिर परावर्तित हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया था गाइडेड मीडिया, यानी कि तार द्वारा संचार। दूसरा आ गया है बेतार संचार, यानी कि वायरलेस मीडिया। बेतार माध्यम द्वारा डाटा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में किया जाता है। इसमें किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सिग्नलों का प्रसारण सामान्य रूप से वायु के माध्यम से किया जाता है। यह सिग्नल उन सभी ग्राही उपकरणों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं जिनके पास उन सिग्नलों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसकी सीमा 3 kHz से लेकर के 900 THz होती है तथा इसका उपयोग डाटा संचरण के लिए किया जाता है, ठीक है। यह स्पेक्ट्रम अलग अलग प्रकार की तरंगों में बांटे जाते हैं। रेडियो और माइक्रोवेव तरंगे जो हैं वो 3 kHz की होती हैं। इंफ्रारेड तरंगे जो हैं वो 300 GHz तक होती हैं और प्रकाश की तरंगे 400 THz से लेकर के 900 THz तक होती हैं, ठीक है। संचार माध्यम को यानी सामान्य रूप से संचार माध्यम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जो हम बेतार के द्वारा यानी कि वायरलेस जो कम्युनिकेशन मीडिया है
उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेडियो तरंगे, दूसरा है माइक्रोवेव तरंगे, तीसरा है इंफ्रारेड तरंगे। ओके, तो ये एंटीना है, देखा होगा आप लोगों ने, लगा हुआ एंटीना तरंगों को छोड़ रहा है, और ये जो तरंगे हवा में जाती हैं तो इसके लिए कोई हमें तार वार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, रेडियो तरंगे क्या है ये देखते हैं। रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी आवृत्ति 3 kHz से 1 GHz के बीच होती है, उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। ठीक है, मतलब 3 kHz से लेकर के 1 GHz के बीच में जो आवृत्ति जिन तरंगों की होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो तरंगे कहते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा डाटा का संचरण हवा या आकाशीय माध्यम से एंटीना की सहायता से किया जाता है। एंटीना द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, जो किसी दूसरे एंटीना द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। अतः रेडियो तरंगे उत्पन्न करने तथा इन तरंगों को ग्रहण करने वाले एंटीना का एक सीधी पंक्ति में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। लघु तरंग रेडियो, अति उच्च आवृत्ति और महत्तम उच्च आवृत्ति। ठीक है, ये तो हो गए रेडियो तरंगे। अब आया है माइक्रोवेव तरंगे। रेडियो तरंगे जो मैंने आपको बताया था, अभी एंटीना दिखाया था ये, ठीक है, ये रेडियो तरंगों का एंटीना बना हुआ है। और फिर आगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ माइक्रोवेव का एंटीना। देखिए ये बना हुआ है माइक्रोवेव तरंगों का एंटीना। तो इसमें देखें विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी आवृत्ति 1 GHz से 300 GHz के बीच होती है, उन्हें हम माइक्रोवेव तरंगे कहते हैं। केवल एक ही दिशा में फैलती हैं, वे एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती, मतलब एक ही पॉइंट में सीधी जाती हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, माइक्रोवेव तरंगों को ग्रहण करने के लिए जो एंटीना है वो बिल्कुल उनका आमने सामने होना आवश्यक होता है। ठीक है, माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से अधिक दूरी के संचरण में दोनों एंटीना काफी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, जिससे कोई बाधा उत्पन्न न हो। पृथ्वी की गोलाई को ध्यान में रखते हुए 20 से 30 मील से अधिक दूरी का डाटा संचरण इन एंटीनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो हर जगह पर उसकी ऊंचाई और गहराई सेम नहीं है, इसलिए हम इन एंटीनाओं के द्वारा 20 या 30 मील की दूरी से ज़्यादा का डाटा हम नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अधिक दूरी तक डाटा संचरण के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वो। अभी कह सकते हैं कि जैसे जो मोबाइल के टावर होते हैं उनमें इस टाइप का एंटीना लगा होता है, 20 या 30 किलोमीटर की रेंज वो कवर कर लेते हैं या उससे कम कर लेते हैं, बाकी फिर दूसरा एंटीना लगाना पड़ता है। ठीक, और ये हो गया आपका तीसरा सैटेलाइट। आप लोग जानते होंगे पहले से, ऊपर पृथ्वी की कक्षा से बाहर इसको सेट कर दिया जाता है। और होता क्या है कि सैटेलाइट संचरण में पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट में सूक्ष्म रिले केंद्र होते हैं जो प्रेषक एंटीना द्वारा प्राप्त सिग्नल को ग्रहण करते हैं तथा पुनः प्रेषित कर देते हैं, जो ग्राही एंटीना द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तरंगे जो हैं 3 प्रकार की बता दी आपको। सबसे पहले रेडियो तरंगे, दूसरा माइक्रोवेव तरंगे और तीसरा हो गया सैटेलाइट। ओके, तो अब अगला है, ये आप देख रहे हैं इंफ्रारेड तरंगे। अब इंफ्रारेड तरंगे जो होती हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी आवृत्ति 300 GHz से 400 GHz के बीच होती है, उन्हें इंफ्रारेड तरंगे कहते हैं। इनका उपयोग छोटी दूरी के डाटा संचरण के लिए किया जाता है। सबसे कम दूरी के लिए इंफ्रारेड तरंगों का यूज होता है। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, अतः यह दीवारों को भेद नहीं पाती हैं। ठीक है, मतलब दीवारों से बाहर नहीं निकल सकती हैं तरंगे।
इसलिए इन तरंगों का उपयोग एक कमरे के अंदर किया जाता है जिससे दूसरे कमरे में इनका कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, इन तरंगों का उपयोग बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि सूर्य की किरणें भी इंफ्रारेड तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण इन तरंगों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें भी इंफ्रारेड तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों का हम उपयोग खुले में नहीं कर सकते, इनको हम बंद कमरे में ही इनका उपयोग करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि बंद कमरे में इन तरंगों का उपयोग हम कैसे करेंगे। अभी आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखी होगी कि इसमें जो है देखा होगा कि लैपटॉप वगैरह में या कंप्यूटर में एक वायरलेस माउस होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है। तो क्या जो वायरलेस होता है जिसमें तार नहीं लगा है और हमारा कंप्यूटर उससे चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उसमें वो वही तरंगे वहाँ पर काम करती हैं जो कि इंफ्रारेड तरंगे हैं, जो कमरे में ही काम कर सकती हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है बेतार कीबोर्ड, मतलब वायरलेस कीबोर्ड जो होता है जिसमें तार नहीं लगा होता है। ठीक है, और वायरलेस माउस होता है, वो काम करता है तो उनके पीछे यही इंफ्रारेड तरंगे होती हैं जो कि वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड का काम करती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसमें संचार की अवस्थाएं होगी, वो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है वो बाद में लेकर के आऊँगा वीडियो में। तब तक आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।